नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल एमएस एडवाइजर में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डीएलएड कोर्स 509 के पार्ट नंबर 3 में लगभग 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। और जैसा कि दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड कोर्स 509 के पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में लगभग 30 एमसीक्यू का क्वेश्चन किया है। अगर आपने उन सही वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को आप देख लें। उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस वीडियो के फर्स्ट पेज में मिल जाएगा, जहां कि आप डायरेक्ट क्लिक करके उन सही वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, इसके पिछले कोर्स में यानी कि डीएलएड कोर्स 508 में उसमें हम लोगों ने 8 पार्ट में लगभग 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न किया है। अगर आपने उन सही वीडियो को भी नहीं देखा है तो उन सही वीडियो को आप देख लें। उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस वीडियो के फर्स्ट पेज में मिल जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे इतने भी क्वेश्चंस को कराए जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो भी आपका स्टडी मटेरियल दिए गए हैं उसी से सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं। इसीलिए आप इन सारे क्वेश्चंस को जरूर अच्छे तरीके से कर लें। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से एग्जामिनेशन में 8 से 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आप करके आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, वहाँ पर जरूर वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी शिक्षक एनआईओ से डीएलएड करें उन सभी तक ये वीडियो पहुँच सके और वो भी अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकें। इसमें अगर देखें तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, प्लेटो का संबंध है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है यूनान से, ऑप्शन बी दिया गया है भारत से, ऑप्शन सी दिया गया है अमेरिका से, ऑप्शन डी दिया गया है फ्रांस से। तो इसमें आपको बताना है कि प्लेटो का संबंध किससे है। दोस्तों, आपको इसमें जो भी सही आंसर लगते हैं ABCD में से वो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद आप लास्ट में ये भी कमेंट करके बताएं कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए थे और आपको ये वीडियो कैसा लगा, वो भी आप नीचे कमेंट करके बताएं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि यूनान से। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, अर्थशास्त्र के पिता कहलाते हैं। इसके लिए ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए दिया गया है प्लेटो, ऑप्शन बी दिया गया है एडम स्मिथ, ऑप्शन सी दिया गया है एल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन डी दिया गया है रॉबिन्सन। तो इसमें आपको बताना है कि अर्थशास्त्र के पिता कौन कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि एडम स्मिथ। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, अर्थशास्त्र को संपत्ति का विज्ञान किसने कहा है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है एल्फ्रेड मार्शल ने, ऑप्शन बी दिया गया है स्मिथ ने, ऑप्शन सी दिया गया है रॉबिन्सन ने, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि अर्थशास्त्र को संपत्ति का विज्ञान किसने कहा है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि स्मिथ ने। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, सामाजिक ज्ञान शिक्षण का प्रमुख सूत्र है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है पारदर्शिता से दूरदर्शिता, ऑप्शन बी दिया गया है सरल से कठिन की ओर, ऑप्शन सी दिया गया है तेज ध्वनि में पढ़ना, ऑप्शन डी दिया गया है अस्त्रानुकूल शिक्षण। तो इसमें आपको बताना है कि सामाजिक ज्ञान शिक्षण का प्रमुख सूत्र कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि सरल से कठिन की ओर। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, अर्थशास्त्र के सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना किसने की। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है स्मिथ ने, ऑप्शन बी दिया गया है रॉबिन्सन ने, ऑप्शन सी दिया गया है मार्शल ने, ऑप्शन डी दिया गया है सैमुअल्सन ने। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि मार्शल ने। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, स्थानीय इतिहास पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है भाषण देना, ऑप्शन बी दिया गया है विद्वानों का भाषण कराना, ऑप्शन सी दिया गया है स्थानीय ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण, ऑप्शन डी दिया गया है सहायक सामग्री का प्रयोग। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि स्थानीय ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, माध्यमिक स्तर के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है क्रिया विधि, ऑप्शन बी दिया गया है स्वाध्याय विधि, ऑप्शन सी दिया गया है कहानी विधि, ऑप्शन डी दिया गया है उक्त सभी। तो इसमें आपको बताना है कि माध्यमिक स्तर के लिए उपयुक्त मानी जाती है, कौन सी विधि उपयुक्त मानी जाती है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि क्रिया विधि। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना, ऑप्शन बी दिया गया है बाह्य परीक्षाओं को हतोत्साहित करना, ऑप्शन सी दिया गया है स्व अधिगम एवं साथ ही साथ स्व मूल्यांकन को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन डी दिया गया है उक्त सभी। तो इसमें आपको बताना है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का कौन सा उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, रूब्रिक का संबंध किससे है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है मूल्यांकन से, ऑप्शन बी दिया गया है शिक्षण से, ऑप्शन सी दिया गया है अधिगम से, ऑप्शन डी दिया गया है सामग्री से। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि मूल्यांकन से। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, इतिहास शिक्षण की प्रमुख शिक्षण पद्धति है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है दंड विधि, ऑप्शन बी दिया गया है क्रिया विधि, ऑप्शन सी दिया गया है स्रोत विधि, ऑप्शन डी दिया गया है अनुशासन विधि। तो इसमें आपको बताना है कि इतिहास शिक्षण की प्रमुख शिक्षण पद्धति कौन सी है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी
यानी कि स्रोत विधि। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रयोजनवादी बल देते हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है स्वानुशासन पर, ऑप्शन बी दिया गया है कठोर अनुशासन पर, ऑप्शन सी दिया गया है दंड पर, ऑप्शन डी दिया गया है पुरस्कार पर। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि स्वानुशासन पर। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, उद्देश्य निर्धारण करने की क्रिया किस वर्ग में आती है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है पाठ पूर्व क्रिया, ऑप्शन बी दिया गया है पाठोपरांत क्रिया, ऑप्शन सी दिया गया है पाठ अंतर्गत क्रिया, ऑप्शन डी दिया गया है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पाठ पूर्व क्रिया। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, पढ़ाते समय अध्यापक को बीच बीच में बच्चों से मौखिक प्रश्न क्यों पूछते रहना चाहिए। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है समय बचाने के लिए, ऑप्शन बी दिया गया है छात्रों का अध्ययन बनाए रखने के लिए, ऑप्शन सी दिया गया है छात्रों को अभिप्रेरणा देने के लिए, ऑप्शन डी दिया गया है केवल शिक्षण के लिए। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि छात्रों का ध्यान बनाए रखने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, कक्षा में सामान्यतः होशियार छात्र बैठते हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है बीच में, ऑप्शन बी दिया गया है पीछे, ऑप्शन सी दिया गया है आगे, ऑप्शन डी दिया गया है कहीं भी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि आगे में। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता के संदर्भ में परिभाषा दी है। यानी कि अर्थशास्त्र की आवश्यकता की विहीनता के संदर्भ में किसने परिभाषा दिया है वो आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है मार्शल ने, ऑप्शन बी दिया गया है माल्थस ने, ऑप्शन सी दिया गया है मेहता ने, ऑप्शन डी दिया गया है रॉबिन्सन ने। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि मेहता ने। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, आज की शिक्षा किस प्रकार की है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन बी दिया गया है बाल केंद्रित, ऑप्शन सी दिया गया है पाठ्यक्रम केंद्रित, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि बाल केंद्रित। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, सामाजिक ज्ञान जीवन की ठोस परिस्थितियों का ज्ञान देता है, यह कथन किसका है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है जॉन डीवी का, ऑप्शन बी दिया गया है रूसो का, ऑप्शन सी दिया गया है रॉस का, ऑप्शन डी दिया गया है स्किनर का। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि जॉन डीवी का। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है 22 भाषाओं का, ऑप्शन बी दिया गया है 28 भाषाओं का, ऑप्शन सी दिया गया है 25 भाषाओं का, ऑप्शन डी दिया गया है 23 भाषाओं का। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि 23 भाषाओं का। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, सामाजिक ज्ञान की परंपरागत शिक्षण पद्धति है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है भाषण पद्धति, ऑप्शन बी दिया गया है प्रोजेक्ट पद्धति, ऑप्शन सी दिया गया है वाद विवाद पद्धति, ऑप्शन डी दिया गया है क्रिया पद्धति। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि भाषण पद्धति। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, सामाजिक विज्ञान में छात्रों को किन बातों का मूल ज्ञान दिया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है भारतीय परंपरा का, ऑप्शन बी दिया गया है समाज के विकास का, ऑप्शन सी दिया गया है भौतिक वातावरण का, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी का। तो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी का। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए थे, भारतीय परंपरा का, समाज के विकास का, भौतिक वातावरण का, ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, इकाई योजना बनाकर पढ़ने पर किसने बल दिया। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है व्यवहारवादियों ने, ऑप्शन बी दिया गया है यथार्थवादियों ने, ऑप्शन सी दिया गया है वैज्ञानिकों ने, ऑप्शन डी दिया गया है गस्टाल्टवादियों ने। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि गस्टाल्टवादियों ने। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है कहानी विधि, ऑप्शन बी दिया गया है भाषण विधि, ऑप्शन सी दिया गया है वाद विवाद विधि, ऑप्शन डी दिया गया है उक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि कहानी विधि। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, पृथ्वी का प्रतिरूप है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है मानचित्र, ऑप्शन बी दिया गया है ग्लोब, ऑप्शन सी दिया गया है चित्र, ऑप्शन डी दिया गया है चार्ट। तो यहाँ पे दोस्तों सी के जगह पे यहाँ पे डी हो गया है, तो आप इसे सी कर लें। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि ग्लोब। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्न में से कौन सहयोगी अधिगम की अच्छाइयाँ हैं। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है विद्यार्थियों की धारणा बढ़ाना, ऑप्शन बी दिया गया है विद्यार्थियों के आत्मसम्मान को प्रोन्नत करना, ऑप्शन सी दिया गया है सामाजिक कौशल विकसित करना, ऑप्शन डी दिया गया है उक्त सभी। तो इसमें अब आपको बताना है कि निम्न में से कौन सहयोगी अधिगम की अच्छाइयाँ हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए थे, ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्न में से कौन भारत की पूर्वी राज्य हैं। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है गुजरात, ऑप्शन बी दिया गया है सिक्किम, ऑप्शन सी दिया गया है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी दिया गया है बी और सी दोनों। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें भारत के पूर्वी राज्य हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि बी और सी जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ये दोनों बिल्कुल सही है।
फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, एक अच्छी परियोजना के लक्षण हैं। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया है समूहों की संरचना, ऑप्शन बी दिया गया है एक विषय का चयन, ऑप्शन सी दिया गया है उप विषय का चयन, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि इनमें सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रमुख गेस्टाल्टवादी थे। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है कोफका, ऑप्शन बी दिया गया है कोहलर, ऑप्शन सी दिया गया है वार्डाइमर, ऑप्शन डी दिया गया है उक्त सभी। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा प्रमुख गेस्टाल्टवादी थे। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, अध्यापक में वांछित शिक्षण कौशलों का विकास करने हेतु उपयोगी है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया है स्वाध्याय, ऑप्शन बी दिया गया है अनुकरण, ऑप्शन सी दिया गया है सूक्ष्म शिक्षण, ऑप्शन डी दिया गया है अवलोकन। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि सूक्ष्म शिक्षण। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, व्यवहारात्मक उपागम का प्रचलन कब हुआ था। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है 1945 ईस्वी में, ऑप्शन बी दिया गया है 1948 ईस्वी में, ऑप्शन सी दिया गया है 1940 ईस्वी में, ऑप्शन डी दिया गया है 1941 ईस्वी में। तो इसमें आपको बताना है कि व्यवहारात्मक उपागम का प्रचलन कब हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि 1940 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, सामाजिक विज्ञान का प्रमुख तत्व है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है सापेक्ष कार्य, ऑप्शन बी दिया गया है निरपेक्ष कार्य, ऑप्शन सी दिया गया है निर्देशात्मक उपयोगिता, ऑप्शन डी दिया गया है उपयोगिता। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि निर्देशात्मक उपयोगिता। तो यही दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों ने अपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं वो भी आप नीचे कमेंट करके बताएं। और दोस्तों ये डीएलएड कोर्स 509 का पार्ट नंबर 3 है। अगर आपने इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है, जहाँ कि मैंने आपको डीएलएड कोर्स 501 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में लगभग 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को आप देख लें। और इसके पिछले कोर्स में हम लोगों ने डीएलएड कोर्स 508 के 8 पार्ट में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया। अगर आपने उस वीडियो को अभी नहीं देखा तो उन सभी वीडियो को आप देख लें। और दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन को कराए जा रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसीलिए आप इन सारे क्वेश्चंस को जरूर अच्छे तरीके से कर लें। और दोस्तों आप सबों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, वहाँ पे जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी शिक्षक एनआईओ से डिलीट कर रहे हैं उन सभी तक ये वीडियो पहुँच सके और वो भी अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकें। और आगे इसी तरह के वीडियो बनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद नोटिफिकेशन का बेल आएगा, उसे आप जरूर क्लिक करें ताकि आने वाला वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में सबसे पहले मिलता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।